ये गाचा कोड का 5th पार्ट है। इसके पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लोग अब किसी खास इंसान को ढूंढने निकले हैं। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। अब रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोता है, जिससे उसके हाथों में बहुत दर्द होता है। जब वो अपने रूम में आता है तो देखता है कि रियो उसके बेड पर लेटी हुई थी। वो बोली, रात में 4 बजे है और तुम अभी तक जाग रहे हो? याद है ना, कल हमें मिशन पर जाना है। रूडो पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और यहाँ आई कैसे? वो बोली, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर ही है। मैंने तुम्हारी चीखने की आवाजें सुनी और खिड़की से कूदकर यहाँ आ गई। तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या? रूडो बोला, ग्लव्स पहनने के बाद उनमें दर्द नहीं होता, पर फिर भी इन्हें धोना तो पड़ता ही है। रियो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की हालत काफी खराब है, वो जल गए थे क्या? तो रूडो बोला कि ये तुम्हें मेरे कमीने बाप से पूछना होगा। रियो बोली कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉर्वस, जो क्लीनर्स का बॉस है, इंजिन से कहता है कि रूडो का फुल फेस अभी तैयार नहीं है, तो तुम लोग बाकी तैयारी पूरी कर लो। रूडो पूछता है कि ये फुल फेस क्या है? तो इंजिन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है, उसे ही फुल फेस कहते हैं। इनके पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस वाले मास्क बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी करने को बोलो तो वो भी भड़क जाता है। इस समय वो रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस कहता है कि मास्क बने तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच करवा लो। सैम्यू बोलती है कि नो मैंस लैंड बहुत खतरनाक होता है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसीलिए जितना हो सके उतना सेफ्टी करके चलना चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इन पर सुरक्षा कवच जैसी स्पेल कास्ट करेगा। वैसे तो वो गिवर यहाँ कभी भी आ जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों से वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुम लोगों को ही उसके पास जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं? तो इंजिन बोलता है कि सिटी ऑफ ग्रेफिटी, कैनवास टाउन। इसके बाद इंजिन रूडो को बाकी की टीम भी दिखाता है, जो लोग उसके साथ नो मैंस लैंड चलेंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जंका, रियो, डेलमन, टेम्सी और बाकी 3 सपोर्टर्स, क्रिस, फोलो और टॉमी। वैसे तो ये लोग हमेशा 5 सपोर्टर्स को साथ लेके जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर हो उतना अच्छा है और सपोर्टर्स जितना कम हो उतना, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। अब डेलमन रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने रूडो की लाइफ स्टोरी सुनी है और वो उन कमीनों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंक दिया, और उसे रूडो जैसे जुनून वाले लोग बहुत पसंद है। तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेम्सी कहता है कि रूडो को इंजिन लेके आया है तो वो उसी के ग्रुप का हिस्सा है। वो डेलमन की तरफ से माफी मांगता है। यह बहुत चिल्लाता है पर आदमी अच्छा है और टेम्सी को भी जुनून वाले लोग पसंद है। इंजिन कहता है कि डेलमन, तुम सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाते? ये सुन जंका अपने कान में रुई डाल लेता है। अब डेलमन जोर से चिल्लाने लगता है कि चलो कैनवास टाउन चले, सड़क पर गड्ढे होंगे पर हम कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम है क्लीनर्स। और फिर उसके साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं और इन्हें चिल्लाता देख रूडो भी चिल्लाने लगता है। इसके बाद ये लोग शांति से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था। यही कैनवास टाउन है और इसकी दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग्स बना रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही बने हैं क्या? टेम्सी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहरों के ऊपर ऐसी छत होती है ताकि ऊपर स्पेयर से फेंका गया कचरा इनके सिर पर ना आके गिरे। कई लोग जो शहर के बाहर रहते हैं उनकी कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती उन लोगों की ही है जो शहर के बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे थे पर वो गेट के अंदर घुस नहीं पाते, जबकि गेट खुला था। वही इंजन और बाकी क्लीनर्स तो आराम से उसके अंदर चले जाते हैं। इंजन रूडो को भी अंदर आने को बोलता है। वो बोला, जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तो ही तुम इस शहर के अंदर आ सकते हो। इस शहर की हर दीवार पे पेंटिंग बनी हुई थी। इंजन कहता है कि यहाँ के कई लोगों को पेंट करना पसंद है, इसीलिए ये कैनवास टाउन बनाया गया ताकि लोग अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि हम यहाँ आर्ट देखने आए हैं क्या? इंजिन कहता है कि हम यहाँ एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं। उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज पर पेंट करके उस पर सुरक्षा कवच लगा देता है। जैसे वो 2 लोग शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने बाहरी दीवारों पर तालिस्मान पेंट किया है कि बुरी इंटेंशन वाले लोगों को अंदर मत आने देना। रूडो कहता है कि ये तो काफी कमाल की पावर है। इंजिन कहता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी रेयर है और उसे ये पावर्स अपने पूर्वजों से मिली है। अब अचानक ही एक लड़का भागते हुए इंजिन से टकरा
चला जाता है। उस लड़के की आंखों में आंसू थे और वो बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है। बाकी लोगों को लगता है कि इंजन ने उस लड़के को रुला दिया। तभी इनके पास एक आदमी आके बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से पहले यहाँ आ गए। ये आदमी इस शहर का मेयर है। इंजन बोलता है कि हम गॉब के लिए आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाने हैं। तभी मेयर बोलता है कि वो तो आज सुबह ही मर गया। मेयर इन लोगों को बेड पर रखी गॉब की डेड बॉडी दिखाता है। इंजन पूछता है कि क्या ये सच है, तो मेयर बताता है कि गॉब पॉल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में पेंट करके इसे मजा नहीं आ रहा था, तो ये पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चला गया। वहाँ ये पेंट करने में इतना खो गया होगा कि इसने अपना मास्क भी उतार दिया होगा, जबकि मैंने इसे कई बार इस चीज के लिए डांटा है। इंजन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रूडो को याद आता है कि गॉब को उसने एक बार हेडक्वार्टर में देखा था और उसे काफी बुरा लगने लगता है। इंजन उससे कहता है कि यहाँ ग्राउंड पे इस तरह से मौत होना काफी आम बात है। मेयर आगे बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया था, जिसे उसके पूर्वजों से चला आ रहा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। ये वही लड़का था जो इंजन से टकरा गया था। मेयर आगे कहता है कि वारिस हमेशा पिछला यूजर ही चुनता है। उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन जब भी उस वारिस को ये पेन दी जाती है तो उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़के का नाम रेमलिन है और गॉब के बाद अगली स्पेल कास्टर यही है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये लड़का तो बहुत छोटा है। क्या ये इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा? पोलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत गिवर बन सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी बहुत समय तक केयर करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों में गिवर बनने का हुनर होता है। भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाते हैं। वैसे ये काफी रेयर ही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर आगे कहता है कि गॉब और रेमलिन में भाइयों जैसा रिश्ता था। गॉब इतनी खुशी से पेंट किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करते देखना अच्छा लगता है। इंजन याद करता है कि कैसे गॉब उनके हेडक्वार्टर में कभी भी आ जाया करता था और कभी भी चला जाता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, जो कि इंजन कभी नहीं देख पाएगा। इंजन बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो रेमलिन से अपना ध्यान रखने को कहता है। वो उससे मिलने वापस जरूर आएंगे। रेमलिन अब चिल्लाता है, बहुत हुआ रोना धोना, बंद करो, टाइम है जश्न मनाने का। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। रेमलिन मेयर से वो पेन ले लेता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। वो एक छत पर जाकर बोलता है कि गॉब मर गया है और इसका मुझे दुख है, लेकिन गॉब ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोते बैठे। रेमलिन अब उस पेन को खोलता है और उसके अंदर भी गिवर वाली पावर आ जाती है। वो पेन ब्रश में बदल जाता है। वो उससे जमीन पर कोई स्पेल पेंट करता है और वहां रखी पेंट की कैंस रॉकेट की तरह आसमान में जाके फट जाती है। शहर के सब लोग इस आतिशबाजी को देखते हैं और रेमलिन चिल्लाता है कि चलो जश्न मनाते हैं। ये देख रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर इंजन से माफी मांगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ आए थे वो तुम्हें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन कहता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है, ये कैनवस टाउन मस्ती और आजादी का शहर है। इस सब के बाद रेमलिन ने रूडो को जोकर बना दिया और हंसते हुए बोली, बताओ अब और कहाँ पेंट करना है। इस पर रूडो गुस्से से बोलता है, तुझे मेरा ही मुंह मिला पेंट करने के लिए। वही इंजन बोला, अब मैं समझने लगा हूँ कि किस तरह का इंसान स्पेल कास्टर बनता है। नया वाला तो बिल्कुल पुराने वाले जैसा है। मेयर बोला, ये सब थोड़े सनकी होते हैं। ये शायद छठा स्पेल कास्टर है क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री आर्ट के जरिए बताते हैं, वो शब्दों में बयान नहीं करते हैं। अब रेमलिन बोली, मैंने एक बात नोटिस की है कि मैं जब भी किसी पे ड्रॉ करती हूँ और उसे वो पसंद नहीं होता तो स्पेल काम नहीं करता। ऐसा लगता है अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे पहले परमिशन लेनी होंगी। इंजन बोला, गॉब के साथ भी ऐसा ही होता था, क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम थी? मेयर बोला, सारे स्पेल कास्टर सेम होते हैं लेकिन सब में हल्का चेंज होता है। इस पर इंजन बोला, हर किसी के पेंटिंग का तरीका अलग होता है तो काबिलियत भी अलग होगी। इस पर रेमलिन बोली, ऐसा कुछ नहीं है, पेंटिंग में सब एक जैसा है, बस भावनाओं को एक्सप्रेस करना है। जैसे खुशी के लिए गुब्बारे जैसा शेप देना है और लड़ाई के लिए अलग चीजें दर्शाना। हम अपनी ड्राइंग में अलग एलिमेंट जोड़कर उनसे खेलते हैं। शायद इसीलिए गॉब और उससे पहले वाले लोग चुने गए थे। मुझे भी आगे ऐसे ही किसी को चुनना होगा। इंजन बोला, तो तुम्हारी ताकत एक जैसी है क्योंकि तुम सब एक जैसे सोचते हो। रेमलिन बोली, हम एक जैसा नहीं सोचते, हमें जो ड्रॉ करना है वो करते हैं, हमारी चीजें अलग भी होती है। इससे इंजन का सर चकरा जाता है। मेयर बोला, अगर तुम एक आर्टिस्ट से गहराई से बात करोगे तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब रूडो अपना शर्ट उतार के बैठ जाता है। रेमलिन बोली, तुम चाहते हो मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे तुम्हें लगने वाले बड़े हमले का डैमेज
डैमेज कम हो जाए। तभी उसका मार्कर टैटू के मशीन में बदल गया। तभी इंजन उसे रोक देता है। वो बोला, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो एक ब्रश था ना? वो बोली, मैंने सोचा एक टैटू बना दूं। इंजन बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू स्पेल तो ड्रॉ कर सकती हो, पर अपना मन चाहा टूल भी बना सकती हो। ये तो बहुत खतरनाक है। रेमलिन बोली कि तुम्हें टैटू नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी पे जो चाहूँ वो बना सकती हूँ ना? रोडो बोला, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इंजन को भी रेमलिन अब अच्छी लगती है। रेमलिन ने कुछ वक्त में सबके ऊपर ड्रॉ कर दिया और सब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर इन्हें वही दो लोग मिलते हैं जो शहर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। वो मेयर पे चिल्लाने लगते हैं कि उसने वो इंस्ट्रूमेंट एक बच्चे को पकड़ा दिया, वो उसके लायक नहीं है। ये दोनों भी असल में आर्टिस्ट है और इन्हें वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। लेकिन मेयर गुस्से में उन पर चिल्लाता है, तुम अगर इस इंस्ट्रूमेंट के लायक होते तो इस सिटी के बाहर अटके नहीं होते। ऐसा बोल के उन्हें भगा देता है। ये लोग रेमलिन को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं और रेमलिन कहते हैं कि वो भी कभी हेडक्वार्टर में पेंट करने आएगी। रूडो अब पूछता है कि हम वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं क्या? इंजन कहता है कि हाँ, तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी पसंद का काम करेंगे। वो रूडो को एक कचरे वाली जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। वो रूडो से कहता है कि जितना चाहे उतना सामान उठा लो ताकि इन्हें बाद में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको। रूडो को तो कचरा देख के मजा ही आ जाता है। इस कचरे के ढेर पर हमें एक टीवी देखते हैं जो चालू हो जाता है। इसमें हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने सेम रूडो वाले ग्लव्स पहने हुए थे। हेडक्वार्टर में ऑगस्ट ने रूडो का मास्क बनाकर तैयार कर लिया था। जब रूडो सो रहा था तभी इसने उसके चेहरे का मेजरमेंट ले लिया था, तो ये मास्क उसे अच्छे से फिट होना चाहिए। तभी यहाँ ऑगस्ट की बहन आ जाती है, एशिया, वही शर्मीली लड़की जो हीलर है। यहाँ पर रूडो को पता चलता है कि ये दोनों तो भाई बहन हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इंजन रूडो से उसका चोकर निकालने को बोलता है। इसके बाद सभी लोग उनकी उंगलियों से एक बूंद खून निकालते हैं और उसके चोकर पर लगा देते हैं। इंजन कहता है कि ये चोकर किसी फोन जैसा है, लेकिन रूडो सिर्फ उनसे ही बात कर सकता है जिन्होंने इस पर अपना खून लगाया है। इसलिए लगभग सभी लोग यहाँ के चोकर पहन के घूमते हैं, बस इन्हें नंबर की जगह अपना खून देना पड़ता है। रूडो सोचता है कि गजब टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये डिवाइस भी किसी गिवर ने ही बनाया होगा। अब ये लोग रूडो से भी उसका ब्लड मांगते हैं, जो सुन के वो डर जाता है। इसके बाद ये लोग नो मैंस लैंड की तरफ निकल जाते हैं उस औरत को ढूंढने के लिए जिसे ऊपर जाने का रास्ता पता है। वैसे रूडो ने कुछ ज्यादा ही कचरा अपने साथ रख लिया था। ये लोग नो मैंस लैंड पहुंच जाते हैं जो किसी बंजर रेगिस्तान जैसा लग रहा था। इस जगह का नाम पेंटा है और यहाँ से ये लोग पैदल ही आगे जाएंगे। और इस रेगिस्तान में जो सैंड है वो कचरा ही था जो कि अब धूल बन चुका है। इन्हें अब रेगिस्तान के बीच आते हुए दिखते हैं। इंजन रूडो से कहता है कि तुम तैयार हो ना, तो उन ग्लव्स का इस्तेमाल करके इस ट्रस्ट बीच को खत्म कर दो। अब रूडो भी नीचे जाने लगता है। हम पहले का सीन देखते हैं जब ऑगस्ट रूडो को मास्क दे रहा था। वो कहता है कि नो मैंस लैंड में पहले उसे अपना हाफ मास्क पहनना है, फिर उसे अपने ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना है और फिर जाके बाकी का मास्क पहनना है। रूडो अपना फुल फेस पहनकर लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी समय हम जेबर और उसके बॉस को देखते हैं जो एक टीवी के सामने बैठे थे और पेंटा डेजर्ट की ही बात कर रहे थे। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो सामने चल रही लड़ाई के बारे में अपनी नोटबुक में लिखती जा रही थी। इस तरह ये लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं। इन्हें जो पहले ट्रैश बीस्ट यहाँ मिले हैं वो दिखने में एक स्कॉर्पियन जैसे हैं। हम रियो को देखते हैं जो अपनी कैंची से इन स्कॉर्पियंस को काट रही थी। जांका की तरफ भी एक स्कॉर्पियन तेजी से आता है और उसे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जांका उससे बच के बीस्ट के मुंह में अपना डंडा घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन उसके पास और भी कई सारे बीस्ट आ गए थे। तभी इंजन अपना छाता लेके यहाँ आ जाता है और एक बड़ा धमाका कर सभी को खत्म कर देता है। ये लोग देखते हैं कि एक बीस्ट बच गया था और इंजन रूडो को उससे लड़ने भेजता है। रूडो अपने पास से कीबोर्ड निकालता है और उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। इसी समय हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि शायद यही पास में ही थी। अब रूडो कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है और उसके बटन मिसाइल की तरह उस बीस्ट को जाके लगते हैं जिससे वो खत्म हो जाता है। इंजन बोलता है कि इस सैंड के नीचे जरूर बहुत सारा कचरा दबा हुआ है। वही ग्रीस टॉमी को डांटने लगता है कि उसे लड़ाई के बाद अपना डाटा रिकॉर्ड करना चाहिए और लड़ाई के मैदान से दूर रहना चाहिए, वरना उसे भी खतरा हो सकता है। टॉमी कहती है कि वो भूल गई थी और वैसे भी ये लोग उसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, उसे इन पर भरोसा है। इधर रूडो को दूर कोई दिखाई देता है। तभी उसके पीछे डेलमन और टेम्सी आ जाते हैं। वो रूडो से कहते हैं कि तुम तो इस डेजर्ट में दिख ही नहीं रहे थे
और उसने काफी अच्छी लड़ाई की है और यहाँ इतनी रेत उड़ रही है कि वो उसे लड़ते देख नहीं पाए। रूडो मन में सोचता है कि चलो इस बार वो लोगों पर बोझ नहीं है और थोड़ा काम आ रहा है। तभी इन्हें अपने सामने एक लड़की आती दिखाई देती है। इसका नाम एमो है और इसने कोई मास्क भी नहीं पहना था। ये पूछती है कि तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना। टेम्सी बोलता है कि ये लड़की यहाँ कितनी देर से खड़ी है। डेलमन कहता है यहाँ डेजर्ट में देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उसे बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया। बाकी लोग भी इनके पास आ जाते हैं और इंजन बोलता है कि ये वही तो लड़की नहीं जिसे ढूंढने हम यहाँ आए थे। झांका बोलता है कि वो इतने आसानी से मिल गई क्या। अब रियो पूछती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जो लोगों को ग्राउंड से स्पीयर आते जाते देखती हो। एमो बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ। जो सुन इंजन कहता है कि हमारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, चलो इससे बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी एमो हंसने लगती है और बोलती है कि यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर चल के करो, वहाँ मास्क की भी जरूरत नहीं लगेगी, उसका घर पास में ही है। जांका बोलता है कि फिर ये अपने साथ मास्क क्यों नहीं लेके आई। रियो बोलती है कि मैं अकेले जाके उससे बात करती हूँ। तो इंजन बोलता है कि नहीं, हम सबको चलना चाहिए, उसने कोई जाल बिछाया होगा तो भी इंजन उससे लड़ सकता है। इंजन यहाँ सबसे बेस्ट है। ये सब लोग एमओ के घर पहुंच जाते हैं और फिर हम इंजन के मुंह से किसी तरह का लिक्विड निकलते देखते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। जो देख रूडो के होश उड़ गए थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब करो।